हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का राजस्थान एकेडमी पर। मैं परवीन सिंह। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं दोस्तों, आप लोगों के लिए लैब असिस्टेंट यानी प्रयोगशाला सहायक के लिए फिजिक्स की क्लासेस रेगुलरली लेकर के आ रहा हूं। और फिजिक्स की क्लास के अंतर्गत हम बात कर रहे थे दोस्तों, हमारा एक आज न्यू टॉपिक स्टार्ट करने की। और वो कौन सा टॉपिक स्टार्ट कर रहा हूं, तो वो आप लोगों ने जो कमेंट ज़्यादा किया था वो था आपका ऑप्टिक्स यानी कि प्रकाशिकी के बारे में बताइए सर हमें। तो मैं आप लोगों को ऑप्टिक्स के बारे में बताने वाला हूं। अगर आप लोग नए पहली बार जुड़ रहे हैं इस चैनल पर, तो आपको बता दूं, इससे पहले 4 टॉपिक ऑलरेडी हमारे जो है कंप्लीट हो चुके हैं। तो आप लोग जाकर के प्लेलिस्ट में चेक करिएगा, आप लोगों को चारों टॉपिक के बढ़िया से एकदम टॉपिक वाइज जो है और सीक्वेंस वाइज वीडियोस मिल जाएंगे। वहां से नोट्स बनाइए, फिर इस टॉपिक पर आइएगा। अब देखिए, ऑप्टिक्स के बारे में हम बात करेंगे। प्रकाशिकी, ये प्रकाशिकी जो टॉपिक है ये थोड़ा सा टफ भी है और थोड़ा सा इसमें जो क्वेश्चन आते हैं वो ऐसे आते हैं कि आधे बच्चों के तो समझ नहीं आते। तो हम इस टॉपिक को बहुत ही बेहतरीन तरीके से क्वेश्चन के साथ में और बेसिक अंडरस्टैंडिंग समझते हुए और पिछले साल 2018 और 2016 में इस टॉपिक से जो क्वेश्चन पूछे गए हैं उनको आधार मानते हुए हम ये समझेंगे कि कैसे क्वेश्चन एग्जाम में वापस से आपको जो है पूछे जा सकते हैं। ठीक है, देखिए आपके सिलेबस में सबसे पहले दे रखा है माइक्रोस्कोप, टेलीस्कोप, इंटरफेरेंस, डिफ्रैक्शन, पोलराइजेशन और पोलरीमीटर। सर इसका मतलब क्या है, ये कौन कौन से टॉपिक हैं? तो भाई आपके जो सूक्ष्मदर्शी है, दूरदर्शी है, व्यतिकरण है, विवर्तन है, आपका दूरवण है और दूरवण मापी है, उनके बारे में आपको बातें करनी है। ठीक है, अब मैं आप लोगों को पहले प्रीवियस ईयर के कुछ क्वेश्चंस दिखाता हूं। जैसे ये 2016 में पूछा गया था। कब पूछा गया था? 2016 के अंदर क्या पूछा? इंटेंसिटी ऑफ टू वेव्स, फेज डिफरेंस बिटवीन द टू वेव्स एट S1 एंड S2। ये कह रहा है कि इंटरफेरेंस के बारे में आपसे पूछा गया है। देखो, इंटरफेरेंस पैटर्न के बारे में, और इंटरफेरेंस हमारे डायरेक्ट सिलेबस में भी मेंशन है। और इंटरफेरेंस से क्या पूछा? जस्ट यही पूछा है कि इंटरफेरेंस की जो इंटेंसिटी है वो कब क्या होगी? इक्वल होगी जब इनका फेज डिफरेंस 0 होगा, ये इक्वल पाई के होगी, या ये इक्वल जो है कांस्टेंट होगी, टाइम के साथ चेंज नहीं होती है। इसकी पूरी एक कंडीशन होती है, बस वो कंडीशन लगा दीजिए, आपका आंसर आ जाता है। फिर देखिए, इनको सॉल्व करना सिखाएंगे कब? जब हम जो है आगे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तब। अभी केवल हमें क्या समझना है? अभी केवल हमें यह समझना है कि देखना है क्वेश्चन कहाँ से पूछे गए हैं। फिर देखो, डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, और ये रहा टॉपिक, डिफ्रैक्शन है या नहीं है। देखो तो क्या सिलेबस से बाहर देखो 2 क्वेश्चन हो गए, एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं गया। तीसरा देखो क्या पूछा? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास एंड वाटर विद रेस्पेक्ट टू एयर दे रखा था। पोलराइजिंग एंगल पूछा है, अरे पोलराइजेशन है ना सिलेबस में, इसीलिए दूरवण कोण के बारे में पूछा है और इसका डायरेक्ट फॉर्मूला था, कोई झंझट मारी नहीं थी। फिर देखो पूछा, लेट द फोकल लेंथ ऑफ आई पीस इज दिस एंड 4 टेलीस्कोप। तो आपसे क्या पूछ लिया? टेलीस्कोप के बारे में। तो देखिए, आपको सब कुछ सिलेबस में दे रखा था। इंटरफेरेंस के बारे में पूछा, डिफ्रैक्शन के बारे में पूछा, पोलराइजेशन के बारे में पूछा, टेलीस्कोप के बारे में पूछा। 4 क्वेश्चन चारों टॉपिक से अलग अलग हमें पूछ लिए। ठीक है, ये तो थे 4 क्वेश्चन कब? 2016 के अंदर। तो 2016 में आपके 4 क्वेश्चन आए थे इस ऑप्टिक्स से। ठीक है, चारों अलग अलग पूछे थे। पोलराइजेशन से पूछा, टेलीस्कोप से पूछा, डिफ्रैक्शन से और इंटरफेरेंस से। यही पैटर्न वापस आप 2018 में देखेंगे। तो देखिए 2018 में क्या पूछा था? पहला क्वेश्चन पूछ लिया गया आपके, देखो, यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट, और ये इंटरफेरेंस से ही संबंधित है। ये इंटरफेरेंस का ही एक एक्सपेरिमेंट किया गया था यंग्स नामक वैज्ञानिक के द्वारा। तो ये किससे संबंधित हुआ? इंटरफेरेंस से ही। फिर देखिए वापस से नेक्स्ट भी वापस इसी से पूछा है, यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट से, और इसका जो फॉर्मूला होता है डायरेक्ट आपके, ये देखो यहाँ लिखा भी है, n लैम्डा d/d, उसी से डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा। फिर ब्रूस्टर का नियम, ये पोलराइजेशन और आपके जो है tan म्यू यानी कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का जो म्यू होता है उसके बीच डायरेक्ट रिलेशन होता है, और जो कि ये होता है म्यू इक्वल टू tan IP। डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा था। फिर आपके वापस देखो डिफ्रैक्शन से ही क्वेश्चन पूछ लिया था, एकल छिद्र फ्रॉनहोफर विवर्तन जो है उसमें आपके डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लिया।
तो ये आपके कब पूछे गए? 2018 में हम देखें तो 3 क्वेश्चन थे। कितने? 2018 के अंदर 3 क्वेश्चन। ठीक है, तो मतलब मैंने आपको जो बताया था पहले फर्स्ट वीडियो के अंदर कि आपके अगर सिलेबस में देखोगे फिजिक्स के 10 टॉपिक है और क्वेश्चन आने हैं 33 या 34। अगर 33 इसके आए तो केमिस्ट्री के लगभग 33-34 होंगे या बायो के 33-34, दो के 33-33 आएंगे, एक सब्जेक्ट के 34 नंबर आते हैं, 34 मतलब क्वेश्चन आते हैं। अब अगर फिजिक्स के 33 क्वेश्चन आ रहे हैं तो 33 में से देख लो 3 क्वेश्चन हर टॉपिक बन रहे हैं या नहीं? भाई देखो 10 क्वेश्चन, 10 टॉपिक आपके दे दिए और आपको 33 क्वेश्चन बनाने, इसका मतलब पर टॉपिक कम से कम 3 क्वेश्चन तो लेने ही है। तो हर टॉपिक को अच्छे से तैयार करना ही करना पड़ेगा और ऑप्टिक्स को भी तैयार करना ही पड़ेगा, अदरवाइज सीधा 6 नंबर का लॉस है, क्योंकि 2 नंबर का एक क्वेश्चन है। आप लोगों को ये बात पता है ना, लैब असिस्टेंट में एक क्वेश्चन 2 नंबर का है। समझ में आ गई बात? तो आप लोगों को क्या करना है, ऑप्टिक्स टॉपिक को भी तैयार करना है। और आप लोगों ने देख ही लिया है कि कहीं भी किसी भी प्रकार से ऐसी कोई चीज़ नहीं पूछी है कि आप लोगों को कहीं प्रॉब्लम आ जाए या सिलेबस से बाहर कोई पूछा हो। सब चीज़ें आपको क्या पूछी है? अरे सब चीज़ों में क्या पूछा आपसे? डायरेक्ट क्वेश्चन किससे है? टॉपिक से संबंधित ही पूछे गए हैं। तो आप लोगों को क्या करना है, जो डायरेक्ट टॉपिक है उनको समझ लेना है। ठीक है, चलिए अब हम बात करते हैं दोस्तों किसके बारे में, तो थोड़ा सा जो है ऑप्टिक्स के बारे में, कि अब हमें पहले क्या पढ़ना है और बाद में क्या पढ़ना है और हम कैसे पढ़ाई करने वाले हैं इस टॉपिक की। तो सबसे पहले इसमें जो है दोस्तों आपको क्या करना है कि माइक्रोस्कोप और टेलीस्कोप को पढ़ लेना है। क्यों? क्योंकि माइक्रोस्कोप और टेलीस्कोप जो है इनके डायरेक्ट क्वेश्चन है, इनके अंदर जो है आपको कहीं भी किसी भी नियम वगैरह को लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, डायरेक्ट फॉर्मूला लगाना है और आपको जो है आंसर मिल जाएंगे। इनके आवर्धन क्या होता है इनका? तो आवर्धन का मतलब होता है कि आपका जो अंतिम प्रतिबिंब है वो क्या बन रहा है, और वस्तु के द्वारा जो आंख पर आपका जो दर्शन दिखाई देगा, कौन बनेगा, उसका रेशियो ही कहलाता है क्या? आवर्धन। और यही चीज़ें पूछी जाती है। ठीक है, तो हम सबसे पहले बात करेंगे माइक्रोस्कोप के बारे में, उसके बाद में टेलीस्कोप के बारे में, और फिर हम इंटरफेरेंस, डिफ्रैक्शन और पोलराइजेशन और पोलरीमीटर के बारे में बात करेंगे। आज हम टॉपिक डालेंगे माइक्रोस्कोप यानी सूक्ष्मदर्शी। आप टॉपिक डाल दीजिए। चलिए, तो आपका टॉपिक क्या है आज हमारा दोस्तों? माइक्रोस्कोप यानी माइक्रोस्कोप यानी सूक्ष्मदर्शी। तो टॉपिक डालिए सूक्ष्मदर्शी। ठीक है, और सूक्ष्मदर्शी को कहते हैं माइक्रोस्कोप। ठीक, अब सूक्ष्मदर्शी क्या होता है? तो सूक्ष्मदर्शी का मतलब है दोस्तों आप लोगों के कि भाई आपने कोई वस्तु देखी, क्या देखी? कोई वस्तु देखी और वो आपको जो है छोटी है तो आपको स्पष्ट दिखाई नहीं दे रही, सपोज करिए आप उसे स्पष्ट तरीके से देखना चाहते हैं। ठीक है, तो क्या होगा दोस्तों, आप क्या करेंगे? अरे आप क्या इसका यूज करेंगे? तो आप यूज करेंगे किसका? आप यूज करेंगे आपके माइक्रोस्कोप का। किसका उपयोग करेंगे? माइक्रोस्कोप का। और ये माइक्रोस्कोप जो है ये क्या करता है, जो छोटी चीज है उसको बड़ा दिखा करके आपके सामने जो है स्पष्ट रूप से बताता है। तो आप सबसे पहले सूक्ष्मदर्शी यानी माइक्रोस्कोप की डेफिनेशन लिख लीजिए, ताकि हम जब आगे और इसके बारे में डिटेल पढ़ें तो हम इस डेफिनेशन को समझते हुए आगे काम कर पाएंगे। तो आप लिखिए दोस्तों कि किसी छोटी वस्तु द्वारा आंख पर बनने वाला दर्शन कोण छोटा होता है। दर्शन कोण छोटा होता है जिससे
जिससे वस्तु हमें स्पष्ट दिखाई नहीं देती है यदि, अब देखो क्या है भाई, छोटा कौन बन रहा है, यानी छोटी वस्तु है, तो आप अपनी आंखों से जो है उसको स्पष्ट नहीं देख पा रहे हो, तो उसको क्या करेंगे, अब हम सूक्ष्मदर्शी के लिए उपयोग में लाएंगे, यानी सूक्ष्मदर्शी के उपयोग से उसको बड़ा करने का प्रयास करेंगे। तो हम क्या कहेंगे कि जिससे हमें वस्तु स्पष्ट दिखाई नहीं दे रही है, अब हम क्या करेंगे, यदि उस वस्तु का प्रतिबिंब यानी कि इमेज, ठीक है, तो प्रतिबिंब किसी प्रकाशीय उपकरण की सहायता से बड़ा बना दिया जाए तो उसके द्वारा बना दर्शन कोण बड़ा हो जाता है तथा वस्तु आकार में बड़ी एवं स्पष्ट दिखाई पड़ने लगती है, ठीक है। और यह प्रकाशीय उपकरण जो प्रतिबिंब को बड़ा बना देता है उसे सूक्ष्मदर्शी कहते हैं। समझ में आ गई बात? तो सूक्ष्मदर्शी यानी माइक्रोस्कोप क्या होता है, तो आप अगर किसी वस्तु को देख रहे हो, बहुत ही छोटी है और आप उसको स्पष्ट तरीके से नहीं देख सकते। अब स्पष्ट तरीके से अगर आप नहीं देख पा रहे हैं, तो उस वस्तु को बड़ा करके अगर हम देखेंगे तो हमें दिखाई देगी स्पष्ट। तो उस वस्तु को बड़ा करने के लिए, उस वस्तु के प्रतिबिंब को बड़ा करने के लिए हम एक प्रकाशीय उपकरण का उपयोग करते हैं, जो क्या करता है, फिर उसका दर्शक कोण हमारे आंखों के ऊपर बड़ा कर देता है। और जो ये प्रकाशीय उपकरण हमने उपयोग लिया, जिसके माध्यम से प्रतिबिंब बड़ा हो गया, उसे हम कहते हैं, उस उपकरण को हम कहते हैं सूक्ष्मदर्शी, माइक्रोस्कोप। समझ में आ गई बात? तो सूक्ष्मदर्शी क्या होता है, केवल एक छोटी वस्तु के बड़े प्रतिबिंब को दिखाने वाला उपकरण है। अब अगर हम बात करें तो माइक्रोस्कोप जो है वो दो टाइप्स के होते हैं। तो आप लिखेंगे सूक्ष्मदर्शी के
प्रकार। तो सूक्ष्मदर्शी के प्रकार कितने हैं? सूक्ष्मदर्शी दोस्तों आपके बेसिकली, एक मिनट, सूक्ष्मदर्शी आपके बेसिकली दो तरीके के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के होते हैं। ठीक है, चलिए, तो कौन कौन से दो प्रकार है? तो पहला जो प्रकार है वो है आप लोगों का सरल सूक्ष्मदर्शी। कौन सा है? सरल सूक्ष्मदर्शी। ठीक, और जो दूसरा सूक्ष्मदर्शी है वो कौन सा है? तो वो है आपका संयुक्त सूक्ष्मदर्शी। संयुक्त सूक्ष्मदर्शी। समझ में आ गई बात? तो सूक्ष्मदर्शी के दो प्रकार हैं। पहला कौन सा है? सरल सूक्ष्मदर्शी यानी सिंपल माइक्रोस्कोप, और एक है आपका संयुक्त सूक्ष्मदर्शी यानी कंपाउंड माइक्रोस्कोप। समझ में आ गई बात? चलिए, अब हम बात करते हैं किसके बारे में? सरल सूक्ष्मदर्शी के बारे में। तो आप लोग लिखिए दोस्तों सूक्ष्मदर्शी के बारे में। हम लिखना स्टार्ट करेंगे। अब सूक्ष्मदर्शी को समझ लेते हैं कि सूक्ष्मदर्शी होता क्या है। ठीक है, सरल सूक्ष्मदर्शी। तो सरल सूक्ष्मदर्शी। अब ये जो सरल सूक्ष्मदर्शी है दोस्तों, आप इस सरल सूक्ष्मदर्शी को आवर्धक लेंस भी कह सकते हो, यानी मैग्नीफाइंग लेंस, या आप इसको केवल मैग्नीफायर भी कह सकते हो, यानी कि आवर्धक भी कहते हैं। क्योंकि जो सरल सूक्ष्मदर्शी है ये कोई अलग से मशीन नहीं है, ये केवल एक उत्तल लेंस है। ठीक है, तो आप इसके अंदर लिखिए अब सरल सूक्ष्मदर्शी के अंदर कि इसे आवर्धक लेंस, मैग्नीफाइंग लेंस या आवर्धक यानी कि मैग्नीफायर भी कहते हैं। समझ में आ गई बात? ठीक है, तो सरल सूक्ष्मदर्शी यानी कि आप इसे आवर्धक लेंस या आवर्धक भी कह सकते हो। ये होता क्या है? तो कम दूरी या कम फोकस दूरी का उत्तल लेंस, कम फोकस दूरी का उत्तल लेंस होता है। समझ में आ गई बात? तो सरल सूक्ष्मदर्शी क्या होता है? आप इसे आवर्धक लेंस अथवा आवर्धक भी कह सकते हो। ये जो है केवल एक कम फोकस दूरी का उत्तल लेंस है और इसमें कुछ भी नहीं है। अब इसके बारे में बात करते हैं आगे। तो दोस्तों आप इसमें क्या करते हो? वस्तु को क्या करेंगे हम? जो भी आपका ऑब्जेक्ट है उसको हम लेंस का जो फोकस होता है उसके पास में रख देंगे, जो फोकस है उसके और जो प्रकाशीय केंद्र होता है इसका, उसके बीच में इसको रख देंगे। और फिर जो है हम क्या करेंगे दोस्तों, जो जहां से हम देख रहे हैं, जो हमारी आंख है, उसको भी हम लेंस के पास ही रखेंगे। फिर इससे जब आप इसका बना हुआ प्रतिबिंब देखोगे तो प्रतिबिंब आपको सीधा, आभासी, बहुत बड़ा और लेंस के बाईं ओर आपको दिखेगा और वो अनंत पर स्थित होगा। कहाँ स्थित होगा? अनंत पर स्थित होगा। तो आप इसके बारे में लिख लीजिए क्योंकि डायरेक्ट लाइन भी पूछी जा सकती है। तो आप लिखिए वस्तु को लेंस के फोकस तथा प्रकाशिक केंद्र के बीच, प्रकाशिक केंद्र के बीच रखा जाता है, प्रकाशिक केंद्र के बीच रखा जाता है। ठीक है, एवं
आँख भी लेंस के पास ही रखते हैं। ठीक है, तो हम जो है आँख को भी आप लेंस के पास रखोगे और लेंस का जो फोकस है और जो प्रकाशिक केंद्र है उसके बीच में आप क्या रख दोगे, वस्तु रख दोगे। तो जैसे ही हम आँख के पास ही रखते हैं, इस प्रकार हमें वस्तु का प्रतिबिंब सीधा, यानी कि जैसे आपने वस्तु रखी वैसी की वैसी आभासी बड़ा, ठीक है, वर्चुअल लार्ज, तथा लेंस के बाईं ओर वस्तु तथा अनंत, इसका मैं अभी डायग्राम भी बनाऊंगा, अनंत के बीच स्थित होता है। ठीक है, तो जब आप क्या करोगे, वस्तु को जो है आप जैसे ही लेंस का जो फोकस है और जो प्रकाशिक केंद्र है उसके बीच रख दोगे, फिर आंख से आप जब लेंस के अंदर देखोगे तो आपको उसका प्रतिबिंब सीधा और आभासी बड़ा लेंस के बाईं ओर वस्तु तथा जो अनंत है उसके बीच में आपको दिखाई देगा। ठीक है, कैसे दिखाई देगा, क्या डायग्राम होगा, मैं आप लोगों के सामने इसका डायग्राम भी लेकर के आ रहा हूं। तो अब आप डायग्राम भी बना लीजिए, क्योंकि एग्जाम में कई बार डायग्राम से भी क्वेश्चन आ सकता है। तो ये आप एक स्ट्रेट लाइन खींच लीजिए। ठीक है, और ये स्ट्रेट लाइन खींचने के बाद आप इधर जो है हम इसको यहाँ हम लेंस बनाने का प्रयास करेंगे। अच्छा, ये तो गोला बन रहा है, एक मिनट, हम यहाँ से ढूंढते हैं कि बेलन कहीं से आ जाए, इधर भी नहीं आ रहा, चलो इससे ट्राई करते हैं। एक मिनट, ये देखो इस टाइप से और एक बनाते हैं, एक मिनट, ये ऐसे ऐड और ये। ठीक है, इसको मान लीजिए कि ये भाई आपके जो है क्या है, लेंस है, मानना है भाई। अब देखो डायग्राम एग्जैक्ट तो मैं ला नहीं सकता, ये लो बन गया। तो ये आपका कौन सा लेंस है, ये आपका है उत्तल लेंस। ठीक है, ये कौन सा लेंस है, उत्तल लेंस है। डायरेक्ट एग्जाम में ये भी पूछा जा सकता है कि सरल सूक्ष्मदर्शी में कौन सा लेंस यूज हुआ, जब अपने जो है आपके बहुत ही ज़्यादा इजी पेपर देने के मूड में आ जाए तब भी, या आपको जो है 3-4 ऑप्शन दे करके, मतलब निम्नलिखित में से सरल सूक्ष्मदर्शी के कौन सा कथन सत्य है, और वहाँ लिख दे इसको आवर्तक लेंस भी कह सकते हैं, इसमें उत्तल लेंस यूज होता है, इसमें अवतल लेंस यूज होता है, इसमें जो प्रतिबिंब है वो आभासी बड़ा तथा सीधा प्रतिबिंब बनता है। तो हाँ, आपके जो सही है वो आप टिक कर दोगे। ठीक, ये आपका उत्तल लेंस है। और मान लीजिए कि यहाँ पर हम जो है वस्तु बना रहे हैं, कौन सी, क्या बना रहे हैं, इधर आपके जो है वस्तु है, सपोज करिए ये इसको छोटा करेंगे, ये इधर वस्तु है, मान लो ये क्या रखी हुई है, वस्तु रखी हुई है। अब इस वस्तु के ऊपर आप जो है प्रकाश ऐसे आया होगा। ठीक है, अब आप यहाँ से देख रहे हो, सपोज करिए पहले यहाँ से आप देख रहे हो, कहाँ से, ये आपकी आँख
है, ठीक है। ये क्या है, आई आपकी आँख है। यहाँ से आप देख रहे हो और इस वस्तु का हाइट जो है वो h है और यहाँ रखा हुआ है। इसका फोकस कहाँ है, ये रहा, और दूसरा फोकस यहाँ पर है 2f, ठीक है। और ये जो देखो वस्तु की दूरी कितनी है, तो वस्तु की दूरी को आप u से रिप्रेजेंट करते हो ना प्रकाशिकी में। अरे ये बेसिक चीज़ें थोड़ी सी आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। और आपका जो प्रतिबिंब बन रहा है वो मान लो यहाँ पर बन रहा है, कहाँ पर, यहाँ पर बहुत ही बड़ा बन रहा है, ठीक है। एक मिनट, इसको उल्टा कर देते हैं, ये लो, और बड़ा हो जाएगा, ये लो, ठीक। तो ये आपका जो है क्या बन गया है, प्रतिबिंब बन गया है। और इस प्रतिबिंब की जो दूरी होती है आपके, उसको हम प्रकाशिकी में v से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। याद कर लेना, वस्तु की जो दूरी है प्रकाशिकी के अंदर आप u से रिप्रेजेंट करोगे, और जो प्रतिबिंब बनेगा ये आपका h डैश, इसकी हाइट हो जाएगी, और ये आपका क्या है, प्रतिबिंब है। और इस प्रतिबिंब की जो दूरी होती है उस लेंस से, उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं v से, ठीक। ये तो है हमारी क्या, वस्तु। अब आपने क्या है कि इस आँख से जब देखोगे तो आपको प्रतिबिंब कहीं यहाँ दिखता है, ठीक है। इसको मैं जो है आपके वाइट कलर से बना देता हूँ तो आपको और अच्छे से क्लियर होगा कि आपको यहाँ ऐसे ये मिलाते हुए होगा और यहाँ से भी ऐसे मिलते हुए नज़र आ रहा होगा, ठीक है। और यहाँ पर हम जो है इसको स्ट्रेट लाइन पूरा बनाएंगे, कहाँ तक लेकर आएंगे, तो ये ऐसे कट करेगा, यहाँ आ रहा होगा प्रकाश, और यहाँ से जो है वो आ रहा होगा ऐसे। क्लियर है, अब डायग्राम अच्छे से क्लियर हो चुका होगा। देखो आपकी आँख यहाँ पर है, आप ऐसे इसको देख रहे हो, देखोगे तो ये जो प्रकाश है वस्तु का, ये ऐसे टकरा करके आपको ऐसे दिखाई देगा ना प्रतिबिंब आपको। अरे भाई आप वस्तु को देख रहे हो लेकिन प्रतिबिंब तो ऐसे दिखाई दे रहा है आपको यहाँ पर, तो ये आपका जो है प्रतिबिंब बन जाएगा। अब ये प्रतिबिंब जो है वो कहाँ बना है, उत्तल लेंस के बाईं ओर बन गया, पहली कंडीशन थी। दूसरी कंडीशन क्या थी, प्रतिबिंब सीधा है, तो बिल्कुल ये एच ऐसे है, ये भी ऐसे ही बन रहा है, देखो एरो ऊपर ऊपर ही है, तो प्रतिबिंब सीधा भी है। आभासी बड़ा है, बिल्कुल इससे बड़ा है, हाँ इससे बड़ा ही है। और आभासी इसलिए है क्योंकि जब आप यहाँ से देख रहे हो तो ये वस्तु के इसी साइड में बन रहा है, यानी कि ये जो है आपका आभासी होगा। आभासी मतलब आपकी छाया वगैरह जो होती है ना, उस टाइप का ही आपको दिखाई देगा। लेंस के बाईं ओर है, हाँ बिल्कुल लेंस के बाईं ओर ही है। समझ में आ गई बात। अब आपको बता दूं दोस्तों कि जो आपकी दूरी होती है ना इसकी, अरे ये जो दूरी होती है ये मिनिमम आपके कितनी होगी, डी होगी। डी मतलब जो आपका विजन होता है कम से कम 25 सेंटीमीटर, ठीक है। वो तो आपका होता ही है भाई, 25 सेंटीमीटर होता है या 25 मीटर होता है, कोई बता सकता है क्या? अरे मुझे कोई बता सकता है क्या कि 25 सेंटीमीटर होता है या 25 मीटर होता है? जो मैंने अभी बोला है डी आपका मिनिमम, आँख से आप न्यूनतम कितनी दूरी देख सकते हो, 25 मीटर या 25 सेंटीमीटर? जल्दी से कमेंट करिए, मैं देख रहा हूँ। ये मैंने जो बोला 25 सेंटीमीटर सही बोला है क्या? जल्दी बताइए। अरे बताओ बताओ। हाँ दोस्तों सही बताओ कि आपका डी जो है, जो आपका होता है बिल्कुल 25 सेंटीमीटर ही, ठीक है। मैंने कोई गलत नहीं बोला था। डिस्टिंक्ट विजन यानी कि आपका जो न्यूनतम आँख जो है, एक हेल्थी आई होती है, यानी एक आपकी जो स्वस्थ आँख होती है वो 25 सेंटीमीटर से लेकर इनफाइनाइट तक देख सकती है, ठीक है। तो 25 सेंटीमीटर मिनिमम डिस्टेंस है। तो आँख से वस्तु को अगर आप एकदम तरीके से, सही तरीके से रिलैक्स देखना चाहते हैं, आँख को कोई मतलब ब्लर वगैरह नहीं दिखे, तो आपके जो है वस्तु कम से कम 25 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पर होनी चाहिए। तो हमने ये मान लिया कि ये प्रतिबिंब 25 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पर ही बन रहा है, तभी हमें जो है ये क्या दिखाई देगा, स्पष्ट दिखाई देगा। समझ में आ गई बात? तो ये डायग्राम आपको समझ में आ गया। अब देखिए दोस्तों, इसके बारे में आपको लिखना है। सबसे पहले इसकी जो आवर्धन क्षमता है उसका मतलब क्या है, क्योंकि यहाँ से तो क्वेश्चन पूछा गया है। तो इसकी आवर्धन क्षमता, आवर्धन क्षमता जो होती है
इसको आप कैपिटल एम से, तो इसको हम ब्रैकेट में ही लिख लेते हैं, इसको आप कैपिटल एम से रिप्रेजेंट करते हो। और आपका जो कैपिटल एम यानी आवर्धन क्षमता है उसका मतलब होता है कि प्रतिबिंब के द्वारा आंख पर बना दर्शन कोण, किसके द्वारा? प्रतिबिंब के द्वारा। तो आप लिखेंगे प्रतिबिंब द्वारा, प्रतिबिंब द्वारा आंख पर बना दर्शन कोण। ठीक है, प्रतिबिंब यानी इमेज जो जहां बन रही है उस इमेज के और आपकी आंख के बीच में कितना कोण बन रहा है, तो बना दर्शन कोण, दर्शन कोण। ठीक है, तो प्रतिबिंब द्वारा आंख पर बना दर्शन कोण। और फिर आप इसका रेशियो किसके साथ लेंगे, तो वस्तु के द्वारा, जो आपने ऑब्जेक्ट लिया है उसके द्वारा आंख पर, वस्तु द्वारा आंख पर बना अधिकतम यानी मैक्सिमम, अधिकतम दर्शन कोण। समझ में आ गई बात? तो आपका आवर्धन क्षमता का मतलब क्या है ये पूछा जाएगा। तो आवर्धन क्षमता का मतलब है प्रतिबिंब के द्वारा आंख पर बना दर्शन कोण और वस्तु के द्वारा आंख पर बना अधिकतम कोण, दोनों का जो रेशियो है उसे हम कहते हैं आवर्धन क्षमता। ठीक है, तो आप अगर डिनोट करना चाहते हैं तो आप डिनोट कर सकते हैं कि ये जो एंगल है, देखो आपका कौन सा वाला, अरे ये वाला जो एंगल है, ये थोड़ा सा मैं डार्क करता हूं तो और अच्छे से दिखाई देगा आपको। ये जो एंगल है आपका, इस एंगल को हम कह रहे हैं बीटा एंगल। और ये बीटा एंगल जो है किसके द्वारा बनाया जा रहा है, इस आपके प्रतिबिंब के द्वारा। किसके द्वारा बनाया जा रहा है दोस्तों? प्रतिबिंब के द्वारा बनाया जा रहा है। और अब हमें जो है वस्तु के द्वारा कितना बनाया जा रहा है, तो वो हम यहाँ एक छोटे से डायग्राम के माध्यम से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। देख लीजिए आप, इधर आपका ये है वस्तु H, ठीक है, और ये कितनी दूरी के ऊपर है, अरे भाई ये कितनी दूरी है आपकी मिनिमम, देखो इसने क्या बोला है, अधिकतम कोण कितना बनेगा वस्तु के द्वारा। अधिकतम कोण कब बनेगा, जब आपकी कम से कम भाई d डिस्टेंस के ऊपर तो होनी ही चाहिए वस्तु, उससे ज़्यादा डिस्टेंस पे है उससे हमें कोई मतलब नहीं है, लेकिन कम से कम वस्तु को हमने d के ऊपर तो रखा ही होगा, उससे कम पे रखेंगे तो हमें दिखेगी ही नहीं। क्लियर है बात? तो कम से कम d वस्तु पर बनेगा तब इसका अधिकतम कोण मान लो अल्फा बन रहा है। तो अल्फा का मतलब होता है h अपॉन डिस्टिंक्ट विजन की जो डिस्टेंस है आपकी 25 सेंटीमीटर वो, और बीटा कोण का मतलब है प्रतिबिंब के द्वारा आपकी आंख के ऊपर कितना कोण बन रहा है। तो हम ये कह सकते हैं कि आवर्धन क्षमता का मतलब है आपके क्या दोस्तों, बीटा अपॉन में एल्फा। समझ में आ गई बात? तो आवर्धन क्षमता का मतलब है बीटा अपॉन एल्फा। अब केवल बीटा अपॉन एल्फा ही होगा क्या सर हमेशा? नहीं दोस्त, ऐसा नहीं है। आप और भी यहाँ लिख सकते हो कि बीटा इक्वल टू क्या क्या होगा भाई, प्रतिबिंब के द्वारा बना हुआ कोण जो है उसे आप h डैश अपॉन v लिख सकते हो, उसे आप h अपॉन u लिख सकते हो, और आप एल्फा को क्या लिख सकते हो, तो एल्फा को मैंने अभी जस्ट बता दिया कि h अपॉन d लिख सकते हैं। ठीक है, और आपको पता है कि हमारा जो D है कैपिटल D डिस्टिंक्ट विजन, वो क्या है दोस्तों, आंख से आप न्यूनतम दूरी पर वस्तु को रखोगे तो हमारा M जो है वो क्या होगा, आवर्धन क्षमता। तो क्या हो जाएगी आवर्धन क्षमता, H अपॉन U अपॉन में H अपॉन D। ठीक है भाई, H अपॉन U बीटा बराबर रख दिया, अल्फा बराबर H अपॉन D, यहाँ से काट छाट होने के बाद आ गया d अपॉन में u। समझ में आ गई बात? तो आप ये कह सकते हैं कि सरल सूक्ष्मदर्शी की आवर्धन क्षमता क्या होती है। अरे सरल सूक्ष्मदर्शी की आवर्धन क्षमता क्या होती है बताइए?
तो सरल सूक्ष्मदर्शी की आवर्धन क्षमता हो जाएगी D/U, यानी कि आपने वस्तु कहाँ रखी और आपका जो है डिस्टिंक्ट विजन यानी आंख से न्यूनतम दूरी जो 25 सेंटीमीटर है उसका रेशियो। समझ में आ गई बात। अब यहां पर दो कंडीशन है दोस्तों, क्या कि एक तो प्रतिबिंब यहां, तो देखो यहां हमने पीछे क्या माना, प्रतिबिंब D के ऊपर बन रहा है या फिर ये प्रतिबिंब अनंत के ऊपर बनेगा। तो अब इन दो केस को आप लिखेंगे, पहला केस लिखेंगे इसका भी कि प्रतिबिंब D दूरी पर, ठीक है, D दूरी पर हो। अगर आपने प्रतिबिंब कहाँ मान लिया, D दूरी पर बन रहा है, मतलब मिनिमम डिस्टिंक्ट डिस्टेंस जो है वहीं पर बन रहा है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि V बराबर तो हो जाएगा आपका D, और ये जब बाईं ओर बन रहा है तो -D ले लेंगे, और U बराबर क्या हो जाएगा आपका -U। वस्तु की स्थिति माइनस में आएगी, क्यों? अरे क्योंकि देखो ये उत्तल लेंस है, इसके राइट साइड में हम लेते हैं पॉजिटिव, इसके लेफ्ट साइड में हम लेंगे नेगेटिव, तो U कहाँ रखा है, लेफ्ट में, यानी नेगेटिव, और ये D भी आपका नेगेटिव, ठीक है। तो V और U हो गए आपके ये, और लेंस सूत्र होता है, आप लोगों ने पढ़ रखा होगा, 1/F बराबर 1/U प्लस 1/V, ठीक है। तो यहाँ से हमारे पास 1/F बराबर क्या आ जाएगा, -1/U माइनस 1/D, ये आ जाएगा। तो हम यहाँ से अगर इसको सॉल्व करेंगे दोस्तों, हमारे पास क्या आ जाएगा, अरे क्या आ जाएगा, तो देखो ये -1/U -1/D, और ये आपका यहाँ से अगर हम D कॉमन ले लेते हैं, मतलब इसके डिवाइड में ले लेते हैं, तो ये आ जाता है D/F बराबर यहाँ हो जाएगा आपका क्या, D/U, और ये -1। क्लियर है। आपने क्या करा, D को इधर कॉमन ले लिया, तो हमारे पास आ गया D/F बराबर D/U -1, ठीक है। अब आप क्या करेंगे, इस 1 को भी इधर ले आएंगे, तो ये क्या बन जाएगा हमारा, D/U बराबर 1 प्लस D/F, ये बन जाएगा। और यही D/U ही तो क्या था हमारा, पीछे देखो, अरे एक मिनट, हाँ, D/U ही क्या था, M। तो हम ये कह सकते हैं यहाँ से कि M बराबर हमारा होगा 1 प्लस D/F, और ये फॉर्मूला आपको याद रखना है क्योंकि इस फॉर्मूले से क्वेश्चन आने वाला है। अरे इस फॉर्मूले से ही क्वेश्चन पूछा गया है पीछे, आपने देखा होगा। तो समझ में आ गई बात। पहला केस हमने क्या लिया, अगर हमारा इमेज प्रतिबिंब जो है मिनिमम डिस्टिंक्ट विजन जो है कैपिटल D 25 सेंटीमीटर वहाँ बन रहा है, तो हमारे पास में मैग्नीफाइंग पावर, या आप कह सकते हैं कि आवर्धक क्षमता M जो है वो क्या हो जाएगी, 1 प्लस D/F। F क्या है, जो आप उत्तल लेंस यूज कर रहे हो उसकी फोकल लेंथ है। समझ में आ गई बात। तो ये हो गया आपका क्या, अरे ये आपका क्या हो गया दोस्तों, ये हो गया प्रतिबिंब जब D दूरी पर बन रहा है तब। और आपको बता दूं, इसके अंदर प्रतिबिंब हमारे क्या हो रहा है, सबसे पास बन रहा है, क्योंकि D तो मिनिमम डिस्टेंस है ना देखने की, तो प्रतिबिंब यहाँ पर निकटतम दूरी पर बनता है। इसलिए यहाँ लिख लीजिए ये पॉइंट थ्योरी में भी, क्योंकि क्वेश्चन जब बनेगा आपको थ्योरी कहीं ना कहीं फंसा देगी। तो आप लिखिए प्रतिबिंब आंख के निकटतम है। प्रतिबिंब जो है वो कहाँ है, आंख के निकटतम है ना भाई, और निकटतम है तो आंख अधिकतम तनाव की
स्थिति, तनाव की स्थिति में होती है। सर ये पॉइंट क्यों लिखवाया है? ये इसलिए लिखवाया है क्योंकि एग्जामिनर आपको फंसाने के लिए ये कह देगा कई बार कि प्रतिबिंब जो है बन रहा है ऐसी जगह जहां से आपकी आंखों पर अधिकतम तनाव है। तो अधिकतम तनाव होने का मतलब है कि प्रतिबिंब निकटतम बन रहा है, और निकटतम बनने का मतलब डी पर बन रहा है। ठीक है, ऐसा पूछता है वो। या वो पूछ लेगा कि आपकी आंख एकदम शांत है, मतलब कोई तनाव नहीं है, इसका मतलब प्रतिबिंब अनंत पर बन रहा है, और अनंत पर बन रहा है इसके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर बात करेंगे। आज का हमारा ये लेक्चर कैसा लगा जरूर कमेंट करके बताइएगा। और अगर आप लोगों को पढ़ाई में मजा आ रहा है, आप लोगों को फिजिक्स मेरे हिसाब से समझ में आ रही है, तो प्लीज लाइक एंड शेयर करना मत भूलिए। ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाइए कि हम एक फ्री एजुकेशन दे रहे हैं, तो उस फ्री एजुकेशन की दोस्तों वैल्यू करेंगे तो मुझे बहुत खुशी मिलेगी कि हाँ, अगर फ्री में पढ़ाया जाए तब भी बच्चे पढ़ने को राजी है। क्योंकि कई लोग कहते हैं कि YouTube पर अगर फ्री में पढ़ाओगे कोई बेनिफिट नहीं है, बच्चे पढ़ते ही नहीं है, बच्चों को पढ़ाई से मतलब नहीं है। तो प्लीज़ उस चीज़ को मुझे गलत प्रूव करना है, इसलिए आप भी मेरा सपोर्ट करिए। और आप लोगों के सपोर्ट से ही आज राजस्थान एकेडमी जो है दोस्तों डेली ही बहुत ही अच्छी सब्सक्राइबर्स के साथ में आगे बढ़ रही है। धन्यवाद दोस्तों।